हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरा फिजिक्स का और फोर्स का पिछला लेक्चर देखा होगा, पसंद भी किया होगा। आज हम लोग उससे आगे की स्टडी करेंगे, न्यूटन्स लॉ की स्टडी करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी सीखेंगे, एक्सेलरेशन की, कनेक्टेड बॉडीज़ का भी मोशन देखेंगे। तो बने रहिए पूरे लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिख रखा है, मेरे साथ पढ़िए। अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट के पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी में चेंज, ये नहीं कि वेलोसिटी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड सपोज वेलोसिटी, और यहाँ पे भी पहुँचने पे 3 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आपको पिछले सारे लेक्चर्स में बताया भी है काइनेमेटिक्स के। अब फिर से पढ़ते हैं कि अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करता है, इससे बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन हमारा बहुत क्लियर हो जाता है। ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो उसी पोजीशन में रहेगी। ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट में है, और या ऑब्जर्वर के हिसाब से कोई बॉडी अगर मोशन में है, चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स उस पे लग के कुछ एक्शन ना करे। यही इसका कहना है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, मैं इसको रब करता हूं, अच्छे से इसको समझते हैं। इससे हम लोग क्या क्या समझते हैं, इससे क्या क्या समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से जो कहा न्यूटन ने। इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि पहला चीज कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक, ये तो न्यूटन का स्टेटमेंट ही है। अब अगर इस पे मल्टीपल फोर्स अप्लाइड हो रहे थे पहले से, इस तरह से मल्टीपल फोर्स अप्लाइड हो रहे थे, ये सब अलग अलग फोर्स अप्लाइड हो रहे थे पहले से, फिर भी ये रेस्ट पोजीशन में ही है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पे टोटल फोर्स 0 है। एफ नेट लिखते हैं इसको, टोटल फोर्स। अब एफ ये सारा है, F1, F2, F3, F4, F5, इतने अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इन सब का नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इन सब फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पिछले लेक्चर में बताया है, आप उसको देख के समझ सकते हो। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इससे क्या समझते हैं कि हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। अगर कुछ फोर्स पहले से लग रहा था तो वो सब बैलेंस होके 0 हो रहा है, तभी ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम ये समझ सकते हैं कि अब अगर कोई और ऐसा फोर्स इस पे लगे जो बैलेंस नहीं हो, इन सारे फोर्सेस के द्वारा बैलेंस ना हो, तब ये आगे बढ़ना ही मोशन में आ जाएगा। एक ये चीज समझते हैं। दूसरा चीज हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई, जो अभी मैंने बात की कि कोई रिजल्ट, कोई और फोर्स लग के अगर ये सारा फोर्स 0 हो रहा है, एफ नेट 0 हो रहा है, इसी को हम लोग एक बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मल्टीपल फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका नेट रिजल्टेंट 0 है, चाहे किसी भी एक्सिस से निकाल लो। ऐसा है ना, इस पे ये सब फोर्स लगे, इस एक्सिस को, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस पे इन सबको रिजॉल्व करके निकाल लो, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। ऐसे 2 परपेंडिकुलर मान के इधर रिजॉल्व कर लो, इधर रिजॉल्व कर लो, सब 0 आएगा। ऐसे भी मान के रिजॉल्व कर लो,
सब जीरो आएगा। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तब भी ये आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस पे कोई फोर्स और दूसरा फोर्स एक्टिव ना हो। अब हम यहीं पे अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ये सब इक्विलिब्रियम में है तो भूल जाओ, ये एक और फोर्स लगा, मान लो F6, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। न्यूटन साहब यही कहा कि एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा तो ये मोशन में आ जाएगा। यानी अगर सारा फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम में, सारे फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये मूव नहीं करेगा। कोई एक ऐसा फोर्स या जिसका नेट रिजल्टेंट किसी भी एक्सिस पे आ रहा हो, इधर भी अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर आ रहा है, किसी भी एक्सिस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है फोर्स की, तब ये बाबू ये रेस्ट में नहीं रहेगा। न्यूटन साहब यही कहें। अब फर्स्ट समझे कि अगर सारा फोर्स इक्विलिब्रियम में है, एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तब नहीं मूव करेगा। सेकेंड समझे कि अगर कोई फोर्स रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट या नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो ये पार्टिकल मूव करेगा। तीसरा ये भी केस हो सकता है जो मैंने प्रोजेक्टाइल में भी समझाया था कि अगर एक लाइन जिस पे सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन, देखना पीछे जाके, स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन में करेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो फोर्स के डायरेक्शन में सीधा चल देगा। लेकिन अगर ये इधर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, और रिजल्टेंट फोर्स अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तब तो वो उसी पार्टिकल फोर्स के ही डायरेक्शन में चल देगा। लेकिन अगर इस पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे ना चल के इसका मोशन शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन से ये डेविएट हो रहा है, इसका भी मतलब है कि इस पे कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, भले ही इसकी स्पीड चेंज ना हो, जो हम लोग क्या समझे कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या देखे थे, ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था, ये पत्थर कोई हमने इसे थ्रो किया तो यहाँ पे जो जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन एक फोर्स, इसका वेट W नीचे इसके परपेंडिकुलरली हमेशा लग रहा था, किसी भी पोजीशन में रहे ये वेट हमेशा लग रहा था। इसी वेट ने इसको स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं दिया, हमेशा इसके पाथ को आगे मोड़ता चला गया। वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इसका पाथ अगर चेंज हो रहा है, तब भी इस पे कोई फोर्स काम कर रहा हो। भले ही इसका स्पीड यहाँ पे Vx जो होता था वही V यहाँ पे भी होता था, वही V यहाँ पे भी होता था, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुई, लेकिन इसका पाथ को मोड़ दिया, तब भी एक कोई फोर्स इस पे लगातार काम कर रहा था। यानी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो, कर्व्ड पाथ में हो, तब भी एक, भले ही उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना हो, लेकिन वो एक कर्व्ड पाथ स्ट्रेट लाइन में ना हो, तब भी उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ रहता है, वही उसको एक कर्व्ड पाथ देता। तो ये दो तीन चीज हम लोग फर्स्ट लॉ से समझ सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ से एक्चुअली हमें फोर्स का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन मिलता है। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे अभी तक हम लोग फोर्स को क्या बोलते थे, फोर्स, पुल, ये सब। अब फोर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ। फोर्स इज अ क्वांटिटी when applied on an object changes its velocity or
वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। या तो हमने देखा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर दिया, अब एक्सेलरेशन सेकंड लॉ में बात करेंगे। अभी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कुछ, ये लगा या ना लगा, वेलोसिटी कुछ हो गई, तो ये कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी। अब एक देखें कि अगर वेलोसिटी जैसे प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी में भले ही चेंज ना हो इस डायरेक्शन में, लेकिन वेट का वेट भले ही इधर कंपोनेंट भी इसका ना आ रहा हो, लेकिन डायरेक्शन उसके मोशन का इसने चेंज कर दिया, स्ट्रेट लाइन में ना रह के कर्व पाथ में हो गया मोशन इसका। या अगर इंक्लाइंड वे में लगा है ना, तो ये, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन और इसकी वेलोसिटी दोनों चेंज कर दे। तो ये फोर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्या समझे कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस पर सारे लगने वाले फोर्सेस 2, 2, 4, 6 जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, तभी वो किसी भी फोर्स के एक्शन में ना आके मूव नहीं करता। लेकिन अगर कोई नेट रिजल्ट, अब ये कैसे समझेंगे कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो उसका तरीका बताया मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स ये लग रहा हो, ये लग रहा हो, ये लग रहा हो, ये लग रहा हो, तो ये लग रहा हो, ये लग रहा हो, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है। अब ये नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए कोई भी दो परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर प्लेन्स, दो कहीं से भी, चाहे तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कोई भी दो प्लेन पे अगर तुम सारे फोर्सेस को कंपोनेंट निकाल के उसकी वैल्यू निकालोगे ना तो 0 आएगा। तो मतलब ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। हाँ, लेकिन अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट में है। हम लोग न्यूटन्स लॉ कुछ कन्वेंशन के साथ पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पार्टिकल है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ये सब, क्योंकि देखो बड़ा ऑब्जेक्ट पे दिक्कत होती है। अब सोचो कोई यहाँ पे फिक्स किया हुआ एक वुडन कुछ है, बचपन में खेले भी होगे इस तरह से, डंडी लगा दो ये, अब इस पर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएं, तो क्या होता है, ये घूमना शुरू कर देती है, ऐसे 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 घूमना शुरू कर देती है। भले ही ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो फिर भी ये घूमने लगती है। तो क्यों? यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में, अभी बस छोटा सा, ये फोर्स इनटू जहाँ हिंज किया हुआ है, जहाँ से ये फिक्स्ड है उसका डिस्टेंस, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस टॉर्क होता है, जो कि इसको घुमाना शुरू कर देता है। मतलब फोर्सेस तो भले ही बैलेंस है लेकिन इसमें मोशन है। तो अब एक वर्ड चेंज करते हैं इसमें, कंग्रुएंट फोर्स बोलते हैं कि वो फोर्स जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, इसमें क्या था कि जहाँ पे हिंज्ड है उससे थोड़ी दूरी पे फोर्स लगा रहे थे, थोड़ी दूरी पे फोर्स। इसका एक एग्जांपल है आपके घर में, बाहर जैसे दरवाजा खोलते हो, सिंगल डोर होता है ना, इस तरह से हिंज्ड, ये पकड़ लो डोर है, फिर जब खुलता है फोर्स लगाते हो, डोर खींचते हो या धकेलते हो, डोर खुल जाता है, यहाँ से बंधा हुआ है। अब इसका अगर टॉप व्यू सोचो, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, ये यहाँ हिंज, ये दरवाजा हो गया, ऊपर से हम देख रहे हैं दरवाजे को, समझो ये लॉक है, हमने ऐसे फोर्स लगाया तो इसके अलोंग दरवाजा घूम गया और अब ये दरवाजा इस तरह आ गया और गेट खुल गया, हम अंदर चले गए। अब यही टॉर्क का एग्जांपल है, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस, अब फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तो जितना परपेंडिकुलर फोर्स और जितने दूरी में अप्लाई करेंगे उतना कम फोर्स लगेगा इसको खोलने में।
टर्निंग इफेक्ट पैदा करने वाला। जैसे ही ये फोर्स पास आते जाएगा हिंज, अब देखो दरवाजे को एकदम किनारे, लास्ट किनारे से धकेलोगे तो कम फोर्स लगेगा खोलने में। जैसे जैसे इसके पास आते, हिंज जहां बंधा हुआ उसके पास से अगर फोर्स लगाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे तो भले ही फोर्स तुम्हारा, और इसमें देखिए इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो इसमें टर्निंग मोशन आ जाता है। तो ये तो फिर गड़बड़ है कि हम इक्विलिब्रियम, भले ही फोर्स इस पे दोनों साइड से एकदम इक्वल अपोजिट लग रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है, लेकिन मोशन है। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन सुधारते हैं। अगर ये जो सारे फोर्स कांगुरेंट है ना, उसके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लंबा है इधर उधर लगेगा तो टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए हम छोटा मास मानते हैं। और सारे फोर्सेस, सारे अप्लाइड फोर्सेस बिल्कुल इसी पॉइंट से होके जा रहा है। दरवाजे के ही एग्जाम्पल में अगर फोर्स तुम बिल्कुल यहाँ लगाओगे ना हिंज के पास से, तो कभी नहीं खुलेगा गेट तुम्हारा। तो वही है, डिस्टेंस से लगाएंगे तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और बिल्कुल फोर्स इसी पॉइंट से लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस फोर्स का। तो वही सारे फोर्सेस इस पॉइंट पार्टिकल से होके गुजरने चाहिए, एक पॉइंट से होके गुजरने चाहिए, तभी इसका इक्विलिब्रियम अच्छे से डिफाइंड होता है। तो इसी को कैंगुरेंट फोर्स पर भी बोलते हैं। कैंगुरेंसी पढ़े भी होंगे आप लोग 10th में मैथमेटिक्स में। तो सारे फोर्सेस इस पॉइंट से होके गुजरेंगे, तभी ये कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल। अब देखो कोई ये है ब्लॉक, इस पे मान लो 5, अभी 5 कोई यूनिट फोर्स लग रहा है। अब नीचे आने से बचाने के लिए 5 यूनिट फोर्स अगर ऊपर डायरेक्शन में भी लगेगा, तब क्या कहेंगे, ये कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, इसको हम लोग इधर से भी 10 यूनिट फोर्स से खींच रहे हैं और इधर से भी 10 यूनिट फोर्स से खींच रहे हैं, तब भी ये मूव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स, इसके टर्निंग इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल कैंगुरेंट उसके पॉइंट से होके गुजर रहा है, कोई डिस्टेंस पे नहीं लग रहा है फोर्स, और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये फोर्स तो हो गया 10, और इसको माइनस में लेंगे, -10 = 0, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 अगर है और ये पहले से रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें प्रॉपरली डिफाइन करता है फोर्स को। अब आते हैं इसके कुछ, कई जगह इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो जब क्वेश्चंस वैसे करेंगे ना तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझेंगे। आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स मिल गया, सेकेंड लॉ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है। सेकेंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स मास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, और उसका अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इस एक्सेलरेशन, इन तीनों का रिलेशन हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि कोई एक फिक्स मास m रखा हुआ है टेबल पे, m मास का कुछ भी हो, ठीक है, स्मूथ टेबल है, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। इस पे F फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक समझना इस चीज को। मास m रखा हुआ है, उस पे अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, मतलब बिगर फोर्स प्रोड्यूस बिगर एक्सेलरेशन। अगर यही m मास, इस पे अगर कोई हम फोर्स F1 लगा रहे हैं जो कि
एफ फोर्स से कम है, एफ फोर्स से कम है तो कम एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर मास फिक्स है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन। अब हमें यह नहीं पता अभी कि दुगुना है कि तिगुना है, मतलब ऐसा हो कि अगर हम फोर्स लगाए थोड़ा, किसी भी मान लो 1 यूनिट फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन में 2 यूनिट बढ़ गया कि 4 यूनिट बढ़ गया, ये हमें नहीं पता। ठीक है, यानी अभी हमें ये पता है कि ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, एक चीज ये समझ लिए, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब देखो कोई m मास रखा हुआ है, इसको हमें a एक्सेलरेशन से दौड़ाना है, फिक्स एक्सेलरेशन से। अगर बड़ा मास लेते हैं इससे, मतलब ज्यादा मास वाला, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे हम छोटा मास लेते हैं और हमें यही एक्सेलरेशन इसको देना, तो हमें जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेशन आया था उससे कम फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को अब ए एक्सेलरेशन देने के लिए। ये m समझो, इसे m को अगर हमने f फोर्स दिया तो a एक्सेलरेशन आया इसमें। ठीक है, अब m से हम कम वजन वाला, कम मास, छोटा मास रख लिए, अब फोर्स हमें इससे कम लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा F1 वो F से छोटा होगा, उसी एक्सेलरेशन A में देने के लिए। अगर ये बड़ा मास होगा इससे तो अब इसमें जो फोर्स लगेगा F2 इस तरफ, ये F2 अब बड़ा फोर्स चाहिए इसमें सेम एक्सेलरेशन देने के लिए। मतलब अगर हल्का चीज है तो उसको हम कम जोर से भी धकेलेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, भारी चीज है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी वेलोसिटी में लाने के लिए। तो अब देखो, फोर्स बढ़ा, मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा उसी एक्सेलरेशन में लाने के लिए, मास घटा तो फोर्स भी घट जाएगा उसी एक्सेलरेशन को अचीव करने के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहले से ये निकाला, अब इससे हम लोगों ने ये समझा, मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसको लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स बढ़ता है, कम मास पे भी लगाएंगे अगर एक्सेलरेशन फिक्स कर देता है। ज्यादा फोर्स चाहिए हमें ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को इस एक्सेलरेशन में लाने के लिए, कम फोर्स चाहिए थोड़ा हल्के ऑब्जेक्ट में, कम मास वाले ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो अब इसका इक्वल टू, अब कितना गुना बढ़ता है ये निकालने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा देते हैं कि फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन में कितना गुना वृद्धि हुआ, कितना तेज हुआ। अब इसको समझते हैं। हमने एक चीज समझ ली, ये एक्सेलरेशन, ये मास है, ये इस पे एक्सेलरेशन को डबल कर दो, ये फोर्स, ये कन्वेंशन यूज करेंगे, एक्सेलरेशन डबल, तब समझ। अब फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये के क्या है, अब देखो के को कैसे दिखते हैं, निकालते हैं हम लोग। 1 kg मास है, ये m इक्वल टू 1 kg है, और एक्सेलरेशन भी हमको 1 kg मास को एक्सेलरेशन देना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के इंटू 1, F इज इक्वल टू के। ठीक, मतलब अगर 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स चाहिए वही के है।
अब हम लोग इसको मान लेते हैं यूनिट, तो इसको लिखते हैं न्यूटन। अब कैसे लिखते हैं वो समझाता हूं। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग, अचीविंग, जो भी गेनिंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ मास of object of mass 1 kg is called as 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स हम उसको बोलेंगे जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दे, और इसी को यूनिट बना देते हैं हम फोर्स का, न्यूटन साहब के ही नाम पे यूनिट। और यही के हो जाता है, यूनिट ही उसका के कहला जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखें, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अगर फोर्स न्यूटन में कैलकुलेट हुआ है तो के जगह पे न्यूटन आ गया। न्यूटन में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो के डालने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी और न्यूटन के अलावा किसी और चीज में अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो भैया हमको के डालना होगा। अब के क्या कहलाएगा, के और 1 न्यूटन फोर्स क्या हुआ, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी दे दे। वो जितना फोर्स चाहिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए, उसको हम लोग 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया कि फोर्स अगर न्यूटन में कैलकुलेट हो रहा है तो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहते हैं ये तीनों का रिलेशन, फोर्स की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ फोर्स आ गई किससे, वैल्यू ऑफ फोर्स हमें मिला, फोर्स डेराइव्ड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है कि फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर फोर्स न्यूटन में कैलकुलेट किया गया है। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स होता है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में के एक्सेलरेशन देने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उसको 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। अब देखो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग सब जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक वेक्टर ही होता है। तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग में ही होता है। जिस दिशा में नेट फोर्स का 5-6 फोर्स अगर लग रहे हो तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास तो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा। फोर्स अगर वेरिएबल है, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं, तो भाई एक्सेलरेशन भी इस मास का वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल ही रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल होता है आपका वेट। कोई अगर रस्सी में वेट डाल दिए तो ये वेट भी इसी का एग्जाम्पल है। वेट इज इक्वल टू, धरती जिस तरफ से खींच रही है ना, तो धरती का एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, जो भी बोलो, तो यही हो जाता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट है,
तो इसी को वेट बोलते हैं हम। कोई भी चीज़ तौलते हैं ना, तो उसका वेट यही होता है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, ध्यान रखना। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बहुत सिंपल है, समझने में भी आसान है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन से मतलब है फोर्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन भी फोर्स, अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी कौन देगा? फोर्स ही। कि अगर कहीं पे भी, अब ये इसको ऐसे समझते हैं, दो ऑब्जेक्ट ए और बी, ये ए है, ये बी है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स बी ऑब्जेक्ट भी इस पे लगा रहा है, यही ये कह रहा है। अब ए इस पे कितना फोर्स लगा रहा है बताए थे फर्स्ट क्लास में, कि अगर दोनों टच हुआ है उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये जब हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन n मान लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ना जनरली r से लिखते हैं, ठीक। अब यही B, ये कौन सा फोर्स है? जो B ऑब्जेक्ट पे लग रहा है A के द्वारा, A लगा रहा है B पे। अब A पे कौन सा फोर्स लग रहा है? B के द्वारा। न्यूटन साहब कहें कि ये तो एक्शन हो गया, इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अपोजिट मतलब उल्टे डायरेक्शन में, और वैल्यू R के ही बराबर। इक्वल अगर R वैल्यू का फोर्स लग रहा है तो R वैल्यू का ही फोर्स B भी लगाएगा इस पे, तो B लगाएगा इस पे, इस तरफ जो इसका कांटेक्ट सरफेस है उसका ठीक परपेंडिकुलर, इसकी भी वैल्यू R होगी। अब ये कौन सा फोर्स है? जो B लगा रहा है A पे। अब ये जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में ही हो, अगर दूर दूर भी हो बॉडी, जैसे ये एक A है अपना और ये B है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दोनों स्ट्रिंग स्लैक नहीं है, टाइट और इन इलास्टिक है। इलास्टिक में क्या होता है? लेंथ बढ़ जाता है। तो ऐसा स्ट्रिंग नहीं है कि जिसपे टेंशन आए, तनाव आए, खींचे तो उसका लेंथ बढ़ जाए, तब क्या कह लेंगे? क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा तो वो इन इलास्टिक स्ट्रिंग रहेगा ना, तो हुक्स लॉ लगता है। वो आगे देखेंगे, आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट पर इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट पे इसके द्वारा ये इसको इस तरफ खींच रहा है, मान लो T टेंशन से खींच रहा है, तो यही T टेंशन से ये भी इसको खींचेगा। ये भी कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को यही सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्ट, ये इस तरफ खींच रहा था तो ये इस तरफ खींच रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कुछ ये अगर एक पुली पे भी डाल दें, मान लो एक पुली है, स्मूथ पुली है, रफ नहीं है, और स्ट्रिंग बताया ही इनइलास्टिक है, ये A है और B है। अब B इसको खींच रहा है, B इसको खींच रहा है T टेंशन से। अब यहाँ पे भी B की बात छोड़ो, ये खींच रहा है इसको और ये भी खींच रहा है इसको, तो ये इस पे भी T टेंशन है, इस पे भी T टेंशन है, यहाँ पे भी T टेंशन ही है। इस स्मूथ पुली, अगर ये पुली स्मूथ हो तो ये पुली को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी T टेंशन से, और पुली भी इसको ऊपर अपनी तरफ खींच रहा है T टेंशन से। तो यानी ये देखे कि अगर सेम स्ट्रिंग है, एक ही रस्सी है और पुली वगैरह स्मूथ है, तो उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। याद रखना, टेंशन हैड सेम मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू on pulleys
पुली या पुलीज, कई सारे पुली पर भी अगर सेम स्ट्रिंग गया है तो से टेंशन सेम ही, वैल्यू सेम रहती है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि अगर बॉडी अटैच है या नहीं है, दूरी में है, पुली पे है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे पे लगाते हैं। इसका एक दो अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मोशन ड्यू टू कनेक्टेड बॉडीज का मोशन या मल्टीपल फोर्सेस में कैसे मोशन होता है। ये देखो, ये मान लो कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और रस्सी में बांध के कोई इसको खींच रहा है, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है आर, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। और मान लो ये थीटा डिग्री पे फोर्स लगा के इसको खींच रहा है, तो इसका मोशन कैसा होगा। तो जब भी हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, सबसे टेकल करते हैं। हमको ये देखना है सबसे पहले, जो भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं ना, उसका हम लोग फोर्स का डायग्राम खींच लेते हैं, कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में कैसे कैसे लग रहा है, ये सबसे जरूरी है। अभी 2-3 सरफेस पे हम फोर्स खींच के बताएंगे। 5 kg में नहीं, जनरल लेते हैं हम लोग, एम बोल दिए मास, छोड़ो। अब एक यहाँ भी थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, यहाँ पे भी मास जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ये मान लो F फोर्स से इसको खींच रहा है, तो हमें सिर्फ उन्हीं फोर्स की बात करनी है जो बॉडी पे लग रहा है। जैसे यहाँ पे अगर एक और मास रहता, इसको इस तरफ खींचते, तो ये फोर्स यहाँ, इसको हम लोग मान लो T फोर्स से इस तरफ खींच रहे हैं, ये M डैश मास को, तो हमको ये फोर्स इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है जब भी हम इसका डायग्राम खींच रहे हैं। तो जब भी हम जिस फोर्स का डायग्राम, जिस ऑब्जेक्ट का डायग्राम खींच रहे हैं ना, हमें सिर्फ उस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करनी है। तो अभी इसको भूल जाओ, या चलो बात इसी की बात कर लेते हैं। M है और M डैश है, इसको हम लोग F1 दे दो, इधर F2 फोर्स से हम लोग इस तरफ खींच रहे हैं। तो अब M मास पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, उनको हम खींचते हैं। सबसे पहले इसका वेट को अब mg बोले, नीचे की तरफ लग रहा है। फिर जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उसका नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ लग रहा है। ये भी रस्सी से बंधा था, तो ये बोल देते हैं T टेंशन, ये वाला इसको इस अपनी तरफ खींच रहा है, ये हो गया। और इस पे एक फोर्स ये हो गया F1 जो थीटा डिग्री पे लग रहा है, ठीक। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, M डैश वाले मास का, ये M था, इस पर भी वेट M डैश G नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन R डैश ऊपर लग रहा है। सेम नहीं हो सकता ना, अलग अलग मास है। और जो रस्सी से, अब ये वाला ऑब्जेक्ट रस्सी से इसको अपनी तरफ वही टेंशन T से खींच रहा है, और इधर इस पे F2 फोर्स इस तरफ लग रहा है। इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो इस पे यही खींच लेते हैं। इसका मास बोलो mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर r डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे यही 2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। अब हम अगर इसके मोशन की बात कर रहे हैं तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात करेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं कि इस तरफ अगर चल रहा है, ये a एक्सेलरेशन से मान लो इस तरफ चल रहा है, तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर चल रहा है तो यानी इसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है, तभी चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का क्या कंपोनेंट आएगा, बताया था थीटा एंगल जिसके साथ बना रहा है
उधर उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है और इसके ठीक परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो यानी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ऐसा लिखते हैं इसको, एफ, इस डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, F1 कॉस थीटा। अब इसको इसी डायरेक्शन में T फोर्स भी लग रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में हम माइनस T। तो ये इस डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स है और कह रहा है कि ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। तो मास इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन ये भी मिल सकता है, ये ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यानी ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या कोई मोशन नहीं है, यानी ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो R इक्वल टू mg, ये दो इक्वेशन इसके लिए मिल गए। इन दोनों को सॉल्व करके जो भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक कनेक्टेड बॉडी है, इधर में भी वही एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन में इस तरफ हो रहा है, कनेक्टेड है, खींच रहे हैं, ये भी चल रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, इस तरफ इसका फोर्स लग रहा है T, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया। दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं ना तो हमें दो डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ेगा ऊपर। तो या तो R ऐसे लिख सकते थे, इसको ऊपर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है R, इसके उल्टे डायरेक्शन लगने वाला फोर्स है mg, लेकिन उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0, इसीलिए इसको 0 लिख देते हैं, या दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तभी आया था R इक्वल टू mg। अब यहाँ पे देखिए यही सेम स्ट्रिंग है, अभी देखा हम लोगों ने थर्ड के एग्जाम, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। तो ये T और ये T एक ही है, T इसी तरफ जा रहा है तो T, और इस तरफ हम इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो T माइनस F2 उल्टे डायरेक्शन में है, इक्वल टू m डैश इंटू ए ही एक्सलेशन, ये अगर ए एक्सलेशन से बढ़ रहा है तो ये भी ए एक्सलेशन से ही बढ़ रहा है। और इसका ये वाला क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए हम तो R डैश माइनस m डैश g इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें इनसे मिल गए, ये दो इक्वेशन हमें इससे मिल गए, इनको सॉल्व करके जो भी चाहिए होगा निकल जाएगा। यहाँ पे ये अगर इसका एक्सेलरेशन सपोज नीचे डायरेक्शन पर है, ठीक, तो ये भी या बताया है पिछले क्लास में थीटा। अब इसको हम लोग इस और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के निकालते हैं, ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर और इधर इन दो डायरेक्शनों पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इधर पॉजिटिव, लेकिन जा रहा है ये इधर, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है ये इधर, हमारा प्लस जो हमने माना है लास्ट जब सॉल्व करके जो भी आएगा अगर वो माइनस वैल्यू है तो बता देगी कि हम जो डायरेक्शन सोचे हैं वो सही नहीं है, उसके उल्टे डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन पे निकालते हैं तो R है माइनस इसका ठीक अपोजिट थीटा है, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, ये एंगल यहाँ है और ये mg sin थीटा हो जाएगा। R इसको मिटा देता हूँ यार, यहाँ पे देखो अब बार पॉजिटिव माने R माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये आ रहा है नीचे कौन सा फोर्स ला रहा है, इसका इधर वाला कंपोनेंट, वेट का इधर वाला कंपोनेंट, यानी अब हम इधर पॉजिटिव मान लिए हैं तो इस फोर्स ये वाला पहले कंपोनेंट देख लेते हैं क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। लेकिन mg sin थीटा लग रहा है भाई इधर, हमने तो इधर लिया है तो इसको माइनस बोल देते हैं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन भी ये तो माइनस m ऐसे लिखते हैं m, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही है तो माइनस a हमने अपोजिट माना है, तो mg
साइन थीटा इक्वल टू MA। इससे और इसको सॉल्व करके हम लोग जो चाहे इस पर निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले फोर्स का डायग्राम खींच लेते हैं। हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसी पे फोर्स का डायग्राम खींचते हैं, और फोर्स को हम लोग इनवर्ड नहीं आउटवर्ड लेते हैं। जैसे अगर देखते वेट लिया नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लिया आउटवर्ड ऊपर, ये अगर इधर से कोई धकेल भी रहा है तो इसको आगे बढ़ा लो ऐसे। एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो इसको ठीक इधर आगे बढ़ा लेते हैं, हम लोग वेक्टर है आगे बढ़ा लेते हैं। बस इस पॉइंट से गुजरने वाला फोर्स होना चाहिए। इस पॉइंट से गुजरने वाला फोर्स नहीं होगा तो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो सकती है। तो अब जो इसका एंगल था वही एंगल ये भी हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा। तो एक्चुअल डायग्राम क्या था इस पे? अगर हम इधर F फोर्स से खींच रहे हैं और एक फोर्स F डैश ऐसा लग रहा है वर्टिकल के थीटा एंगल पे, और ये टेबल पे रखा हुआ है, M मास है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या खींचे हम लोग? ये मास है टेबल पे रखा हुआ, F फोर्स इधर, F डैश फोर्स इधर। F डैश फोर्स अगर यहाँ F डैश फोर्स ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल ही होगा, लिख लिए। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये इस पे लगने वाला फोर्स है। अब देखो ये इनवर्ड फोर्स था, हमने उसको आगे बढ़ा के आउटवर्ड फोर्स अगर ऐसे पॉइंट से बाहर निकलने वाला फोर्स लोगे ना तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहला हमें फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है या FBD। सेकेंड आउटवर्ड फोर्स लेना है, आउटवर्ड फोर्स लेना है। थर्ड नेट फोर्स, F नेट बोलते हैं, कैलकुलेट करना है किस डायरेक्शन में? मोशन के डायरेक्शन में, और यही नेट फोर्स हमको डायरेक्शन बताएगा। तो एक कंपोनेंट जब, चौथा लिख भी देते हैं, कंपोनेंट जब ड्रॉ करते हैं ना, कंपोनेंट किस दो एक्सिस के बीच में निकालें, कब ऐसे निकालें, कब ऐसे निकालें, कब ऐसे निकालें, तो इसमें से कोई एक एक्सिस इसके मोशन के डायरेक्शन में ले लोगे ना तो सॉल्व करने में कॉस थीटा साइन थीटा के झंझट से। अब यहीं पे देखो हमको अगर सॉल्व करना है, और हमने मान लिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा, एक ये और इसके ठीक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक। अब क्या होगा, हमें इसका भी थीटा वाला कंपोनेंट इन दोनों पे देना होगा, ये भी एंगल अल्फा निकाल के इन दोनों पे देना होगा। इसको भी अब बीटा एंगल जो भी हो, या हो सकता है इक्वल भी हो, अब इस पे और इस पे कंपोनेंट निकालना होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये तो इसी पे आ जाएगा। इससे बचने के लिए ना, जिधर इसका मोशन हो रहा है उस पर एक कोई भी हमारा दो परपेंडिकुलर लेते हैं ना, दो परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं, उसी पे फोर्सेस को डिवाइड करके रिजल्टेंट निकालता है। तो एक कोई सरफेस इसके मोशन के अलोंग ले लो। अगर सपोज ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है तो एक एक्सिस हम ये ले लेंगे, यहीं पे देखो एक एक्सिस हम ये ले लेंगे, एक एक्सिस अगर परपेंडिकुलर ले लेंगे तो हमें फोर्स कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये R और mg में कोई साइन थीटा कॉस थीटा का चक्कर नहीं है, सीधा उल्टा। ये भी फोर्स पर अब कोई साइन थीटा कॉस थीटा का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक फोर्स को हमको साइन थीटा कंपोनेंट निकाल के रिजॉल्व करना होगा। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम, आउटवर्ड फोर्सेस, नेट फोर्सेस कैलकुलेट करना है, और कैसे प्लेन लेना है कि कोई एक एक्सिस इसके मोशन पे आ जाए। ऐसे करके क्वेश्चन बनाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लोगों को तकलीफ होती है कनेक्टेड पुलीज वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, तुमको हम टेक्निक भी बताते हैं, कई तरह से क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने। एक है ऐसा प्लेन,
एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ पुली लगा हुआ है और एक दूसरा मास वर्टिकली लटका हुआ है नीचे। अब तो देखो ये अब सपोज ये नीचे जा रहा है, ये आगे आएगा, नीचे जाएगा तो ये आगे आएगा। इस पे m1 मास बोल दो, इसको m2 मास बोल दो। ए एक्सेलरेशन से ये आगे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसके इक्वेशंस कैसे होंगे? ये नीचे जा रहा है तो m2g, अब इसका हम लोग a और b बोल देते हैं। इसको a का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। m2g लग रहा है नीचे, और यहाँ पे स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींचना चाह रही t। देखो ये t, तो t हो गया ऊपर, इसका ये फ्री बॉडी, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। और अब ये पूरा a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसी डायरेक्शन को एक पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, तो m2g माइनस t उल्टे में लग रहा है, इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये इसके मोशन के लिए हो गया। इसके मोशन के लिए क्या हो गया? इसका m1g नीचे लग रहा है, जिसको टेबल का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। अब देखो बताए थे एक ही स्ट्रिंग अगर है तो इस पे अगर टी टेंशन है तो सब जगह टी टेंशन ही होगा। ये पुली पर अगर फोर्स की बात करें तो इस पर भी ये ऑब्जेक्ट इसको टी टेंशन से ही खींच रहा है। ये पुली भी, अब पुली का ये हिस्सा भी इसको टी टेंशन से आगे बढ़ा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी कहो तो इस पर भी टेंशन टी इस तरफ लग रहा है। रस्सी पे ना, अगर दो रस्सी दो तरफ से बंधी हुई है, इस तरफ टेंशन इसके अपोजिट टी लगता है, इस तरफ टेंशन इसके अपोजिट टी लगता है। पिछली क्लास में इसको समझाया भी था। तो यानी अब इस तरफ लगने वाला टेंशन टी हो गया इसका, और इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है। तब इससे दो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक क्या, T इज इक्वल, और तो कोई फोर्स इधर लग नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन विक्शन अगर रहे तो फ्रिक्शन ले लेंगे। अभी फ्रिक्शन की बात करेंगे तब फ्रिक्शन सपोज अगर ले लिए तो इस पे फ्रिक्शन F फोर्स ले लो मोशन को अपोजिट करने के लिए। तब क्या हो जाएगा, T माइनस F2, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इक्वल टू m1 इंटू a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू m1g। ये अब ये दोनों ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड किस वजह से है? इसी रस्सी से जुड़ा है, तो रस्सी की वजह से ना। तो ये जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ है, तो इन दोनों का रिलेशन भी तुमको इससे मिल जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो, इस यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर लो, जैसे भी करो सॉल्व हो जाएगा। कनेक्टेड पुलीज में देखते हैं यार, एक्सेलरेशन रिड्यूस करने में उनकी दिक्कत आती है। कनेक्टेड पुलीज, अब देखो ये पुली है, एक मास इधर है, एक मास इधर है। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। A पर लगने वाला फोर्स MA बोल देते हैं, G नीचे की ओर, और इस पे T, यहीं पे T ऊपर की ओर। फिर इस पर भी B ऑब्जेक्ट, A ऑब्जेक्ट था, टेंशन सेम है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम है। T माइनस और T हो गया, और MB G नीचे की ओर लग रहा है, यही फोर्सेस लग रहा है। अब एक्सेलरेशन देखो, अगर ये x हाइट बढ़ा, उसी टाइम में ये x हाइट नीचे आया, तभी तो x हाइट बढ़ा। या इधर अगर एक्सेलरेशन a है तो इधर भी एक्सेलरेशन a ही होगा। यही है कि नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड होगा, ये ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड होगा। ये एक पुली हो गया। अब कनेक्टेड पुली देखते हैं। एक ये पुली है, यहाँ पे एक दूसरा पुली है, यहाँ पे एक तीसरा पुली है। ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। और यहाँ पे
ये एम सी बोलो, ये एम ए बोलो, ये एम बी बोलो। ऐसे में एक्सेलरेशन किधर होगा नहीं होगा, वो हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन एक्सेलरेशन का एज्यूम कर लेते हैं और उसी पे चिपक के उसी को मान के अगर हम सब कुछ सही निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम जो एज्यूम किए हैं वो गलत है, उसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो मेरा वैल्यू सिर्फ माइनस में आएगा और कुछ नहीं। अब हम इसमें मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये बीच वाला मास नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस पे टेंशन सब जगह सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इसमें भी टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है। अब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का अगर इसका एक्सेलरेशन, अब ये जरूरी नहीं ये दोनों मास अलग अलग है तो बराबर जाए, जितना ये नीचे हो सकता है, ये अगर हल्का मास हो तो ये ज़्यादा नीचे आएगा, ये इससे भारी है, ऐसा है। एम ए का वजन कम है एम बी से, मास वजन गलत है, और ये दोनों एम सी सबसे भारी है, एम बी उससे है, और एम ए सबसे हल्का है, तो हल्का वाला ज़्यादा तेजी से नीचे जाएगा और जो उससे थोड़ा भारी है वो थोड़ा धीरे से नीचे जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं ले सकते, इसको ले लेते हैं कोई एफ एक्सेलरेशन, इसको ए। अब इसका एक्सेलरेशन, ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये वाला एम बी बॉल भी एफ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे? इसका एक्सेलरेशन, अब देखो ये अगर ये ए एक्स हाइट तक गया ए एक्सेलरेशन से, तो रस्सी ढीली नहीं हुई तो ये भी एक्स हाइट नीचे आया, कुछ पोर्शन उसका इधर आया, कुछ पोर्शन इधर भी आ सकता है एक्स हाइट का। अब कितना है ये हम नहीं बता सकते। इसी तरह एम बी है, ये अगर वाई हाइट ऊपर गया तो ये पुली भी दोनों तरफ मिला के वाई हाइट से नीचे आया। तो हम लेकिन एक चीज कह सकते हैं, अगर इन दोनों का हम एवरेज ले लें तो उतना ही ये नीचे गया, यानी x प्लस वाई का एवरेज ले लिए। उसी तरह एक्सेलरेशन में भी कर देते हैं, अगर एक्सेलरेशन ये a एक्सेलरेशन से गया है ऊपर और ये f एक्सेलरेशन से ऊपर गया है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं a प्लस एफ बाई 2, ये इस एक्सेलरेशन से नीचे आया। अब हर का फ्री बॉडी डायग्राम खींच दो, एक्सेलरेशन जो हमने माना है और जो डायरेक्शन माना है वो बना के निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगा। एक और पुली कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, ये पुली फिक्स है, यहां पे सॉरी छोड़ो ये बात बताता हूं, ये देख लो, ये एक पुली है, इसमें एक वेट लगा हुआ है एम ए बोलो, इधर एक दूसरा पुली है, इसमें भी 2 वेट लगे हैं एम बी बोलो, एम सी बोलो। अब एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स तो तुम खींच लोगे। अब देखो इसमें फोर्स एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें टी है, इसमें टी है, यहाँ अब ये दूसरा स्ट्रिंग है तो टी नहीं रहेगा, इसको अब ये दूसरा टेंशन हो जाएगा, टी डैश बोल लेते हैं, लेकिन यही टी डैश इसमें भी रहेगा, टी डैश मास। तो अब एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे? अब अगर ये ए एक्सेलरेशन, ये बोल देते हैं इधर वाला पार्ट, सिर्फ इसकी बात करते हैं, नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब ये दोनों का एक्सेलरेशन, अब इस सिस्टम को भूल जाओ, ऊपर वाले को, सिर्फ इसको सोचो। इसको हम लोग अभी ऐसे ही अपने मन से लिखते हैं, ये सपोज एफ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये एफ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, लेकिन ऑब्जर्वर तो ये दोनों को एक साथ देख रहा है ना, ये अब ये सिस्टम भी है इसके साथ, तो अब इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया? एफ प्लस ए, ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? एफ माइनस ए।
तो ऐसे पुली के भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब एक और इसमें देख लें एग्जाम्पल। यहाँ पे फिक्स और ये यहाँ पर फिक्स। अब फोर्सेस टेंशन इन चारों स्ट्रिंग में, एक ही स्ट्रिंग है अगर ये चारों, तो सब में टेंशन सेम रहेगा। अब एक्सेलरेशन की बात करें, ये अगर एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो यह बंधा हुआ है, तो अब पक्की बात है कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से कुछ टाइम में एक्स हाइट ऊपर गया तो ये x/2 इधर एडजस्ट किया उसका और x/2 इधर एडजस्ट किया, उतना ये नीचे आएगा। यानी अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a/2। तो ऐसे करके आप पुली के भी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे फ्रिक्शन पढ़ने के बाद इसके काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट फिर एनर्जी वगैरह देखेंगे आगे, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसको कैसे कंसीडर करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू।